आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रत्येक एग्ज़ामों में कहीं न कहीं आपको पूछे जा सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह किस प्रोटीन के द्वारा होता है। दोबारा सुनेंगे। हमारे रुधिर यानी कि हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह परिवहन किस प्रोटीन के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर कुछ आवश्यक जानकारी आपको जान लेना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक क्या होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है तो आप बताएंगे कि जो हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, यानी कि गुलाबी कलर का होता है। ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या जानना चाहिए, जो हमारा ब्लड होता है तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा या कार्बन मोनोऑक्साइड की अपेक्षा कम होता है। यानी कि अगर आप कहीं किसी ऐसे जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा निकल रही हो और ऑक्सीजन गैस कम निकल रही हो, तो चूँकि आपको नीड होगी नीड होगी जो वो ऑक्सीजन को होगी, परंतु यहाँ पे आपका जो ब्लड होता है यानी कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को ज़्यादा कैरी करता है, यानी कि ले जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कीरेटिन दिया गया है। तो कीरेटिन भी एक प्रोटीन ही होता है जो कि हमारे बालों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि दाल जो होती हैं, जो दालें होती हैं वो किसका सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो ऑप्शन है विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या वसा का। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि जो दालें होती हैं वो किसका सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो आप बताएंगे कि जो दालें होती हैं वो किसका सबसे अच्छा स्रोत मानी जाएंगी। तो आपसे बताएंगे कि प्रोटीन का जो है दालें सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? दाल होती है, सोयाबीन होते हैं, इसके अलावा मूंगफली होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे प्रोटीन का वर्क क्या होता है तो आप बताएंगे कि जो प्रोटीन होता है उसका वर्क होता है बॉडी को डेवलप करना, यानी कि विकास में सहायक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस प्रशांतक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा प्रशांतक है जिसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका सही जवाब बताएंगे कि जो वैलियम होता है, वैलियम उसका जो उपयोग होता है वो किसके रूप में किया जाता है? औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो डायनमो का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं? डायनमो का यूज़ करते हैं। डायनमो का हम प्रयोग यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत मोटर का यूज कहाँ किया जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो विद्युत मोटर का जो प्रयोग होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है? तो विद्युत को यानी कि इलेक्ट्रिक की एनर्जी को किस में किया जाता है? विद्युत को यांत्रिक में। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे विद्युत को यांत्रिक में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी का यूज कहाँ पे किया जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो बैटरी का जो मुख्यतः उपयोग होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है,
रासायनिक को विद्युत में। इसके अलावा माइक्रोफोन की अगर बात किया जाए तो माइक्रोफोन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो माइक्रोफोन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका यूज हम लोग किस में करते हैं, ध्वनि ऊर्जा के रूप में करते हैं। किस में करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में करते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने में किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी चारों ऑप्शन को ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मशरूम किसका उदाहरण है, यानी कि मशरूम जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। आप इसका सही जवाब बताएंगे। मशरूम जो होता है वो हमेशा याद रखेंगे एक फंगस होता है। क्या होता है, एक फंगल होता है, यानी कि फंगस का ये एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है, तो मशरूम एक फंगस होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मशरूम जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है, फंगस का होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी ऑप्शन के बारे में भी जान जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन क्या होता है, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जो फंगस यानी कि कवक और शैवाल मिलकर, कवक और प्लस शैवाल, कवक और शैवाल के योग से, ठीक है, कवक और शैवाल से मिलने से किसका निर्माण होता है, तो लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन क्या होता है एक्चुअल में, तो लाइकेन जो होता है इसे हम लोग प्रकृति का सूचक भी बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक भी बोलते हैं। क्या होता है ये, प्राकृतिक सूचक होता है। किस चीज़ का ये सूचक होता है, तो प्रदूषण का सूचक होता है। किसका होता है, प्रदूषण का, ठीक है। ये प्रदूषण का सूचक होता है। कौन सा होता है भैया, लाइकेन होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर लाइकेन पूछा जाए तो आप बताएंगे लाइकेन जो है कवक और शैवाल के मिलने से बनता है तथा यह किसका सूचक होता है, पॉल्यूशन का सूचक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से किस कलर में यानी कि किस रंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जिस भी कलर की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या होगी, सबसे अधिक होगी, उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी क्या होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। तो अगर आपसे बात किया जाए, आपसे पूछा जाए किस कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अगर जितने भी कलर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग इंद्रधनुष में जो कलर पाए जाते हैं उनको हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं, विबग्योर के नाम से इंडिकेट करते हैं। किस नाम से, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर के नाम से इंडिकेट करते हैं, VIBGYOR, ठीक है। तो विबग्योर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो होती हैं जो बैगनी कलर, ठीक है, या जो ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेड कलर होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन इसकी तो जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो तथा जिस कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस में एनर्जी होगी, तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बैगनी कलर की होगी, ठीक है। उसके बाद से इसकी होगी, उसके बाद से ब्लू कलर की होगी, उसके बाद से ग्रीन, उसके बाद से येलो, उसके बाद से रेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बैगनी दिया है, नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, यानी कि ब्लू कलर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी ऊर्जा होगी, तो आप बताएंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा किस कलर की एनर्जी होगी, तो नीले प्रकाश की एनर्जी होगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे जिस कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। जिसकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी होगी यानी कि उसमें तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है तो उसमें एनर्जी क्या हो जाती है, सबसे कम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विटामिन शब्द के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विटामिन शब्द के जनक कौन हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विटामिन शब्द के जो जनक है वो हम किनको कहते हैं, फंक महोदय को। किसको कहा जाता है, फंक महोदय को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है,
तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, हॉर्स पावर को हम लोग HP से इंडिकेट करते हैं, तो 1 हॉर्स पावर बराबर आप बताएंगे कि 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होता है? 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का जो डेसिबल स्तर होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का जो डेसिबल होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 2 व्यक्ति जब वार्तालाप कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं और इनको वार्तालाप करना है, तो इनके बीच जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए आवाज़ का वो कितना होना चाहिए? 20 डेसिबल से 20 डेसिबल के आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? तो इसका क्या जवाब देंगे आप लोग कि 1 लीटर पानी अगर आप पीते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक गिलास है, और एक गिलास में जो है कि 1 लीटर पानी डाला गया है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस 1 लीटर पानी में कितनी एनर्जी होगी, तो आप बताएंगे कि 1 लीटर पानी में 0 कैलोरी एनर्जी होती है, यानी कि अगर हम पानी कितना भी पी लें तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में कितनी एनर्जी होती है? 0 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होती है? नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो किस धातु पर बेअसर होती है। तो नाइट्रिक अम्ल का पहले सूत्र जान लीजिए कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होगी, तो आप सही जवाब बताएंगे कि नाइट्रिक अम्ल जो होती है सोना का हम लोग क्या बोलते हैं? RmAu, इसको AU से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो जो सोना होता है इस पे जो होता है नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं? बेअसर होती है। ठीक है, तो सोने पे जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या होता है? बेअसर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो है यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो आप सही जवाब बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो है यूरिया की जो मैक्सिमम मात्रा यानी कि अधिकतम जो मात्रा है वो कहाँ पे पाई जाएगी, तो आप बताएंगे कि जो यूरिन होता है यानी कि जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की मात्रा क्या होती है? अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो वहाँ पे क्या होता है? यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में जो यूरिया होता है उसका निर्माण होता कहाँ पे है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लड होता है यानी कि रक्त होता है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो रक्त होता है वो क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। आपके यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया कि प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसमें गेहूँ, सोयाबीन, अरहर, दालें होती हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो सर्वाधिक प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे पाया जाएगा, तो आप बताएंगे कि सोयाबीन में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है कि रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप बताएंगे कि जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा आप विटामिन सी से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन, चूँकि विटामिन बी बहुत सारे अलग अलग विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। जैसे आपका B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। लेकिन नॉर्मली आपसे अगर विटामिन बी की बात किया जाए तो आप बताएंगे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से, सॉरी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी रोग। और विटामिन डी की कमी से अगर पूछा जाए आपको कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग बताएंगे, रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी में एनीमिया भी आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे कि ब्लू क्रांति यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशन किसके बारे में पूछा जा रहा है, ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पूछा रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात किया जाए तो आप बताएंगे कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है मत्स्य पालन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मत्स्य पालन से रिलेटेड है। अगर आपसे फसल उत्पादन की बात किया जाए तो आप क्या बताएंगे, इससे इसमें क्या होगा, इसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, फसल उत्पादन से। ब्लू रेवोल्यूशन किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, इसके अलावा येलो रिवोल्यूशन आता है जिसको हम लोग तिलहन उत्पादन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो है निम्न में से किस में पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस में पाया जाता है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है इन जो दिए गए ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया चावल है, मक्का है, गेहूँ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो आप सही जवाब बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है इनमें से सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, मक्का में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, मक्का में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या होता है तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एज ए एनर्जी सोर्स होता है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा की एक रूप माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आप क्या जवाब देंगे इसका। अगर पूछा जाए आपसे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तो आप बताएंगे कि विटामिन ए। कौन से विटामिन, विटामिन ए और विटामिन सी। कौन कौन से विटामिन, विटामिन ए और विटामिन सी। ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। किसमें है, वाटर सॉल्यूबल है, यानी कि जल में घुलनशील है। ठीक है, इसके अलावा अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा सी। ए तथा सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर जल में घुलनशील पूछा जाए, एक वसा में घुलनशील पूछा जाए, तो अगर जल की बात किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे, जल में क्या कौन कौन से विटामिन है तो आप बताएंगे कि ए और सी विटामिन है। ठीक है, अगर वसा की बात कर दिया जाए तो आप बताएंगे विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन किस में घुलनशील है, फैट यानी कि वसा में घुलनशील है। और बाकी ए और सी किस में घुलनशील होते हैं तो आप बताएंगे कि वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, पूछा जाए आपसे अगर माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा एमिली बर्ली नेर ने। इसका सही जवाब क्या होगा, एमिली बर्ली नेर, यानी एमिली बर्ली नेर ने क्या किया था, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर होती है। दोस्तों यहाँ से आपको एक जानकारी जान लेना चाहिए कि अगर आपसे चश्मे की पावर पूछा जाए तो आप हमेशा बताएंगे कोई भी लेंस, क्योंकि चश्मे में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। ठीक है, तो अगर लेंस की पावर की बात किया जाए तो आप बताएंगे लेंस की जो पावर मापी जाती है वो किस में मापी जाती है। आप बताएंगे हमेशा कि जो लेंस की पावर मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, डायोप्टर में। किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें जो पावर लगी होती है वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे जो लेंस
होता है, यानी कि धूप के जो चश्मे में जो लेंस लगा होता है उसकी पावर क्या होती है, जीरो डायोप्टर होती है। क्या होती है, जीरो डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं फैलता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं फैलता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं फैलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनमें मुख्यतः कौन कौन से कारक होते हैं, इसको ध्यान में देखेंगे। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया जनित बोलते हैं। कुछ ऐसे रोग होंगे जो वायरस के द्वारा फैलेंगे, जिसको हम लोग जीवाणु जनित बोलते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं, जिसको हम लोग प्रोटोवा जनित रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्यतः ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ जनित होते हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैलता है। तो आपको सही जवाब क्या बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया जनित नहीं होगा, तो सही जवाब होगा चेचक। क्या होगा, चेचक। चेचक जो है बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चेचक किससे फैलता है, तो आप बताएंगे चेचक एक क्या है, ये विषाणु जनित बीमारी है। किससे है, विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, चेचक क्या होता है, विषाणु जनित, यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर टाइफाइड की बात किया जाए तो ये भी बैक्टीरिया जनित है। काली खांसी की बात किया जाए तो ये भी बैक्टीरिया जनित है। इसके अलावा हैजा की बात किया जाए तो ये भी बैक्टीरिया जनित है। ठीक है, तो इसमें केवल चेचक ही एक ऐसा रोग होता है जो कि बैक्टीरिया जनित नहीं है। अगर पूछा जाए कैसे ये फैलता है, तो आप बताएंगे कि ये एक विषाणु जनित रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैलेना इनमें से किस धातु का अयस्क है। गैलेना इनमें से किस धातु का अयस्क है। दोस्तों, जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु होते हैं, कोई भी धातु ऐसा नहीं होगा जो कि शुद्धतम रूप में पाया जाता है। सभी धातु कोई न कोई ओर के रूप में पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, और बाद में उनको जो है कि उनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है गैलेना जो है इनमें से किस धातु का अयस्क है। तो आप बताएंगे जो गैलेना होता है वो किसका अयस्क होता है, तो आप बताएंगे शीशे का अयस्क जो होता है वो क्या होता है, गैलेना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मास्टर ग्रंथि की बात किया जा रहा है। तो जितने भी मास्टर ग्लैंड की अगर बात किया जाए तो हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे आर्गन पाए जाते हैं, और सभी आर्गन कहीं न कहीं से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन सभी आर्गनों में जो है एक ऐसी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसी ग्रंथि को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो वो कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसको हम लोग पीयूष अथवा मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो आप बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड अथवा पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड ऑफ फादर, यानी कि ग्लैंड का मतलब इस जो मास्टर ग्रंथि होती है इसकी भी पिता कौन होते हैं, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाए इस जो मास्टर ग्लैंड होता है इसका भी पिता कौन होता है, तो आप बताएंगे कि हाइपोथैलेमस जो होता है मास्टर ग्रंथि का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मास्टर ग्लैंड होता है यानी कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ये कहाँ पाया जाता है, आप बताएंगे ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो इसका आकार होता है वो सरसों का जो दाना होता है, यानी कि आप नॉर्मली समझ जाइए कि एक सरसों के जो दाने जितने बराबर इसका आकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहा जा रहा है कि नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, नींबू का पीएच मान यानी पीएच का मान मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, तो इसको हम लोग पीएच मान बोलते हैं। ठीक है, तो पीएच मान का एक पैमाना होता है, नॉर्मली आप जान जाइए, जिसको हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और 14 तक जाता है। कितना तक जाता है, 0 से लेकर 14 तक। बीच में जो है एक ऐसी वैल्यू मान लिया गया है जिसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 0 से स्टार्ट करेंगे
तो और 7 तक जाएंगे, फिर 7 से लेकर 14 तक। तो अगर 0 से 7 की बात किया जाए तो इसके बीच जो है जितने भी तत्व पाए जाएंगे या जितने भी पाए जाते हैं उन्हें हम लोग अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी इसके बीच जो भी पाए जाएंगे उनको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की क्या पाए जाएंगे उनको बेस बोलते हैं, सॉरी अम्लीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। एसिड होता है तो जितना ही कम एसिड होता है यानी कि जितना ही कम पीएच वैल्यू होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का, यानी कि उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। जो जितना ही अगर हम लोग इधर आगे जितना ही बढ़ेंगे वो उतना ही क्या होगा, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, और साथ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको उदासीन हो जाता है। यानी कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए जल का पीएच वैल्यू कितना होगा तो आप बताएंगे जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7, यानी कि उदासीन होता है। आप जानते हैं जल न तो मीठा लगेगा, न ही खट्टा लगेगा, न ही तीखा लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसको उदासीन मान लिया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो आप सही जवाब बताएंगे कि नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.4 होता है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का होगा और प्रबल अम्ल होगा, यानी कि प्रबल एसिड होगा। ठीक है, यानी कि जितना ही कम उतना ही प्रबल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि जो बेरी बेरी रोग होता है वो किसके कमी से होता है, तो आप बताएंगे विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, यानी कि स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि रतौंधी रोग होता है। एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से एनीमिया रोग। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे एनीमिया रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप बताएंगे कि जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 जो होता है रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो हमारा ब्लड होता है, रक्त पाया जाता है हमारे शरीर में, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। यानी कि आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि वो बेसिड यानी कि बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का, तो आप बताएंगे 7.4 है, यानी कि ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, यानी कि क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। दोस्तों अगर बात किया जाए वायुमंडल की, तो वायुमंडल कहते किसे हैं, तो आप बताएंगे कि वायुमंडल यानी कि वायु, सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो वायु एवं उसके अन्य पार्टिकल से जो घिरा हुआ एरिया होता है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। जैसे नॉर्मली में आपसे बात किया जाए, एक को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं, आयान मंडल बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं, उसके बाद बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मंडल पाए जाते हैं। तो इन मंडलों में जो होता है बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वायुमंडल ख़त्म होता जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली जो मंडल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके अलावा एक हमारा मंडल होता है जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। इसी समताप मंडल के बीच में जो है हमारा एक मंडल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल। तो ओजोन जो मंडल होता है यानी कि ओजोन मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। और ये जो ओजोन परत होती है ये वायुमंडल में यानी कि ऊपर से आने वाली यूवी रेज जो होती हैं, परावैंगनी जो किरणें होती हैं उनको क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं तथा उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है, वायुमंडल में जो भी परावैंगनी किरणें आती हैं वायुमंडल सूर्य से, तो उनको क्या करती हैं, अवशोषण करती है तथा उनको रिफ्लेक्ट भी कर देती हैं। ठीक है, और इस प्रकार हमारी क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो ऐसी कौन सी गैस पाई जाती है जो इन यूवी रेज को अवशोषण करेगी, तो आप बताएंगे कि ओजोन जो गैस होती है इन यूवी रेज को यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है, अवशोषण करती है। अगर आपसे ओजोन का सूत्र पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ओजोन का जो सूत्र होता है ये 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, O3। ठीक है, अगर मीथेन का पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, CH4 बता देंगे। ठीक है, हीलियम का पूछा जाए तो He बता देंगे, नाइट्रोजन का पूछा जाए तो N2 बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
आपको बताना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी इकाई है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो आप बताएंगे प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। दोस्तों यहाँ पे आप बताएंगे कि सर दूरी की इकाई तो मीटर भी में नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है, मील में भी नाप सकते हैं। तो आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो खगोलीय पिंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, जिनको हम लोग किलोमीटर मीटर में नहीं माप सकते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंड जो बहुत अधिक दूर पे हैं, ठीक है, तो खगोलीय पिंडों की जो लंबाई या दूरी होती है उनको नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का, ठीक है। अगर प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी की बात किया जाए तो आप बताएंगे पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। पारसेक जो होता है ये भी खगोलीय पिंडों की दूरी को ही मापने में प्रयुक्त किया जाता है और ये खगोलीय पिंडों के सबसे बड़ी दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, पारसेक होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। अगर आपसे पूछा जाए पारसेक किसकी इकाई है तो भी आप बताएंगे खगोलीय पिंडों की दूरी नापने के लिए ही पारसेक का यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आपसे पूछा गया रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे कि रक्त समूह की खोज की बात किया जाए तो आप बताएंगे रक्त समूह की जो खोज होती है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज किया था। आप कहेंगे कि सर रक्त समूह क्या होता है? तो आपको बता दें, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है कि आपका कौन सा रक्त ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बताते हैं कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, सर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लोग रक्त समूह कहते हैं, इसकी जो खोज हुई थी वो किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि सर ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भी भरी जा सकती है, नियान भी भरी जा सकती है, क्रिप्टॉन भी भरी जा सकती है। यानी कि ट्यूबलाइट की बात किया जाए तो आप तीनों गैसों को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी गैसें भरी जा सकती हैं। दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि आखिर में ये इन तीनों गैस कौन सी गैस होती हैं तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जो आर्गन होता है, नियान होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, हीलियम होता है, इन सभी गैसों को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ये जो अक्रिय गैस होते हैं ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, कि कोई भी किसी भी धातु से या अधातु से किसी से भी ये क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पूछा जा रहा है कि एलपीजी गैस में गंध किसके कारण आती है? गंध किस गैस के कारण आती है? यानी कि सिंपल में आपसे पूछा जाए, आप जब भी आप देखते होंगे अगर आपके घर एलपीजी गैस होगा तो आप देखेंगे कि कभी भी एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है उसमें लीकेज की समस्या होगी, या कभी भी ऐसे नॉर्मली आप खोल कर उसको ऑन करके छोड़ देंगे तो आपको कुछ गंध महसूस होगा, कुछ गंध आपको प्रतीत होगा। तो वो गंध जो आती है वो किसके कारण आती है? ठीक है, यही आपसे पूछा गया कि जो एलपीजी गैस होती है उस गैस में जो गंध होता है वो किस गैस के कारण आती है? तो आप इसका सही जवाब बताएंगे कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है उस एलपीजी सिलेंडर में जो आपको सुगंध यानी कि सिंपल में जो गंध आती है वो एथिल मर्केप्टन की वजह से आता है। किसके वजह से आती है? एथिल मर्केप्टन की वजह से आती है, ठीक है। एथिल मर्केप्टन जो होता है वो जब भी जो खाली सिलेंडर होता है तो जब उसमें एलपीजी गैस भरी जाती है उसी समय एथिल मर्केप्टन को उसमें मिला दिया जाता है ताकि कभी भी लीकेज की समस्या से कोई भी ऐसी दुर्घटना न हो। इससे बचने के लिए जो है मिथाइल मर्केप्टन को यूज कर दिया जाता है, जिससे वो गंध आती है और हमको पता चल जाता है कि इसमें जो है इससे लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी गैस में गंध किस गैस के कारण आती है तो आप क्या बताएंगे? मिथाइल मर्केप्टन की वजह से क्या होती है? उसमें गंध आती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।